आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आज के सेशन में हम संख्या के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, संख्या के तीन भेद बताए गए हैं। तीन प्रकार की संख्याएं होती हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा सा साथ साथ में चलने देते हैं। तो इसमें जो तीन भेद आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, संख्या के तीन भेद है: संख्येय, असंख्येय, अनंत। तो इन तीनों पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ एक शब्द जो आता है ना, जैसे संख्या आया या संख्येय आया या संख्यात आया, इन तीनों में क्या अंतर हुआ? तो जैसे हम अभी संख्या की बात कर रहे हैं, संख्या यानी कि कोई भी नंबर, और अब उसमें भेद आए, तो जहां भेद आएंगे ना, वहां पर ए प्रत्यय लग गया। मतलब संख्येय, असंख्येय, अनंत में ऐसा नहीं लगता है। अनंत में केवल अनंत ही बोला जाता है। तो जैसे असंख्य के भेद असंख्येय, उनको ये कहेंगे। मतलब भेदों के नाम जो होंगे ना, वहां संख्येय या असंख्येय शब्द आएगा। और जहां एक्चुअल नंबर रिप्रेजेंट होगा, वहां पर या तो संख्या कह दे या संख्यात भी कह सकते हैं। जैसे जीव के संख्या असंख्यात प्रदेश हैं, तो वहां असंख्यात शब्द आ सकता है। लेकिन जहां भेदों की बात आएगी, वहां असंख्येय शब्द आएगा। तो संख्या के तीन प्रकार क्या हुए? संख्येय, असंख्येय और अनंत। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं संख्येय को। तो संख्येय में तीन भेद आते हैं। संख्येय के तीन भेद हैं: जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। देखिए, जगन्य का मतलब होता है मिनिमम, जो सबसे छोटा हो। और जहां सबसे छोटे वाली बात आएगी ना, वहां उसका परिमाण सामान्यतः एक ही आएगा, मतलब एक कोई नंबर होगा। तो यहाँ संख्येय का जगन्य भेद में जो संख्या बताई गई है, वो ब्रैकेट में लिखा है 2। मतलब केवल 2 को ही यहाँ लिया गया, 1 को नहीं लिया, 0 को नहीं लिया। तो संख्या शुरू होती है 2 से। इसका कारण ये बताया गया कि जहां एक होता है, वहां गिनने की जरूरत नहीं है, तो वो गणित का भाग भी नहीं, इसलिए उसको संख्या में नहीं लिया गया। एक और बात ये भी आती है कि जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने से अगर वृद्धि न हो, तो वो क्या संख्या हुई? इसलिए एक को एक से गुणा करने पर एक ही रहता है, इसलिए भी उसको संख्या में नहीं लिया जाता है। तो 2 इज द मिनिमम नंबर। तो ये हो गया जगन्य संख्या के भेद में 2। अब देखिए, मध्यम संख्या के भेद में रेंज आती है। रेंज का मतलब क्या होता है? कि बहुत सारे नंबर से, मतलब यहां से लेकर यहां तक की संख्याएं सारी की सारी मध्यम में आएगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, उत्कृष्ट संख्येय होता 100 और जगन्य तो हुआ 2। तो 3 से लेकर के 99 तक की संख्याएं सारी मध्यम में आ जाएगी, मतलब मध्यम संख्येय में। जैसे मान लीजिए 22 है, तो वो भी मध्यम संख्येय हुआ। 82 है, वो भी मध्यम संख्येय हुआ। इसे ऐसा समझ ले, जैसे अंतर मुहूर्त में हम करते हैं ना, कि 2 समय से शुरू करके और 48 मिनट में एक समय कम तक, उस रेंज में आने वाला कोई भी कालमान अंतर मुहूर्त में आता है। वैसे ही मध्यम वाला जो भी भेद आएगा, ये खाली संख्या के संदर्भ में ही नहीं है, बल्कि असंख्य अनंत में भी वैसे ही चलेगा। तो ये ध्यान में रखे कि मिनिमम तो एक नंबर होगा, मतलब वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, तो पॉइंट जो होगा वो एक नंबर हो जाएगा। लेकिन और इसी प्रकार से उत्कृष्ट भी एक ही नंबर होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये मिनिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट। अब उसके बीच में जो भी आ रहा है ना, वो पूरा एक रेंज होता है। तो मध्यम भेद जो भी आएगा, उसमें पूरी एक रेंज रहती है। रेंज का मतलब ये होता है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उसमें नंबर्स लाई हो जाते हैं। तो यहाँ संख्येय की रेंज में क्या आ रहा है? 3 to उत्कृष्ट से एक कम तक की कोई भी संख्या, मतलब उत्कृष्ट जो भी होगा उससे एक कम, वो हो गई इसकी मैक्सिमम। मध्यम की भी मैक्सिमम सीमा हो गई, और मध्यम की मिनिमम हो गई 3। तो 3 से लेकर के उत्कृष्ट से एक कम तक की बीच में आने वाली कोई भी संख्या मध्यम संख्या के अंतर्गत आएगी। उसके बाद है उत्कृष्ट संख्या। देखिए, उत्कृष्ट संख्या ये एक उपमा से समझाया जा सकता है। और जहां उपमा आती है, मतलब एक एग्जाम्पल, एक दृष्टांत होगा, तो हम उस दृष्टांत से समझते हैं कि उत्कृष्ट संख्या क्या होता है। ठीक है। अब ये स्क्रीन तो सबको क्लियर दिख रही है ना? और कोई जिज्ञासा हो तो आप बीच बीच में हैंड रेज कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इसका कंटेंट भी थोड़ा लंबा है। तो हम वैसे बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होगी, मैं आराम से ही समझाऊंगा, बट फिर भी कहीं कुछ लगे तो आप पूछ सकते हैं।
संख्येय तक का सारी बात क्लियर होगी। अब हम खाली उत्कृष्ट संख्येय को समझते हैं, मतलब जगन्य संख्येय, मध्यम संख्येय, ये दो क्लियर हो गया। अब उत्कृष्ट को समझने के लिए एक उपमा लेना है, एक दृष्टांत लेंगे। देखिए यहां पर है ना चार क्या रखे हुए हैं, कोठे समझ लो, पल्य समझ लो। जैसे पल्योपम में भी हम पल्य शब्द को ही यूज में लेते हैं, पल्य से उपमा देते हैं तो वो पल्योपम कहलाता है। यहां भी पुनः पल्य का ही दृष्टांत है, लेकिन यहाँ पल्य कुछ अलग तरह का है। तो देखिए यहाँ पर चार बर्तन रखे गए हैं, स्टोरेज की कोई यूनिट से बर्तन पड़े हुए हैं मानो चार। अब इन चार बर्तनों के आधार पर हम समझेंगे कि उत्कृष्ट संख्या क्या होती है। इन चारों के चार नाम हमने दे दिए। एक का नाम है अवस्थित, दूसरा शलाका, तीसरा है प्रतिशलाका, चौथा है महाशलाका। अब ये चार नाम हो गए। अब इनकी हाइट और इनकी रेडियस आदि पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। तो देखिए जैसे ये जो अवस्थित है ना, इसकी हाइट यहां से यहां तक, ये जो हाइट है ना, ये है 1008 और आधा योजन, मतलब 8.5 बोल दें, 1000 8.5 योजन, ये है उसकी हाइट। ठीक है। अब ये जो है ना डायमीटर कह दूं अगर मैं, तो ये डायमीटर है 1 लाख योजन, मतलब जम्बू द्वीप की आकृति समझ लें। तो जितना बड़ा जम्बू द्वीप है उतना बड़ा साइज का हमने ये एक कोठा, पल्य, बर्तन, वेसल, जो भी आप कह दें वो ले लिया। ये हो गया अवस्थित। अवस्थित का मतलब ये होगा कि इसकी स्थिति बदलती रहेगी, मतलब इसकी साइज फ्लेक्सिबल है। ये साइज जो है ना, ये छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। ठीक है, साइज समझ में आ गई सबको। 1 लाख योजन डायमीटर है, मतलब अगर रेडियस कहूंगा तो इसकी आधी हो जाएगी, 50,000 योजन रेडियस हो गई, 1 लाख योजन इसकी डायमीटर है। ये वाली साइज जो मैंने माउस से दिखाया। और ये जो हाइट है ना वो है 1008.5, मतलब 8.5, 1000 प्लस 8.5, उतने योजन उसकी हाइट है। सेम शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका, तीनों का सेम साइज है, मतलब 1 लाख यहां और 1008 और आधा ये हाइट, ऐसा इधर ऐसा इधर। चार बर्तन हो गए। अब ये चारों अभी खाली पड़े हुए हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम सरसों के दाने लेंगे और सरसों के दानों से ये जो अवस्थित पहला जो बर्तन है उसको खचाखच भरना है। खचाखच भरने का मतलब क्या होता है कि जैसे यहां भरा, अब ये यहां तक पूरा भर गया मान लो, यहाँ दाने 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 दाने, यहाँ पूरे में दाने आ गए, यहां तक भर गए। अब और डालेंगे तो और ऐसे ऊपर एक शिखा जैसी बन जाएगी, मतलब एक छोटा सा एक पहाड़ जैसा बन जाएगा। अब उतने दाने इसमें भरने हैं कि एक भी दाना अगर एक्स्ट्रा डालें तो वो गिर जावे। मतलब थोड़ी भी जगह तो और डालते जाओ, जितना उसमें आ रहा है ना, मतलब ऊपर तक भरने दो, जो उसका लेवल है ना, ये लेवल भी नहीं, इसके भी और ऊपर यहाँ ऐसे आने दो, पूरा एक पहाड़ जैसा बन जाए। तो उतना दाने उसमें सरसों के दानों से इस बर्तन को पूरा भर देना है। अब भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, मैं अगली स्क्रीन पे जा रहा हूं। यहां पर हम द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र तो आपको पता ही है ना, हम जहां रह रहे हैं ना जम्बू द्वीप पर रहते हैं, उसके बाद लवण समुद्र है, फिर उसके बाद एक द्वीप, फिर समुद्र द्वीप, समुद्र द्वीप, समुद्र। जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल 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 किए ना, तो ऐसे मानो ये बीच में तो है जम्बू द्वीप, फिर यहाँ आ गया लवण समुद्र, फिर ये धातकी खंड, फिर ये अगला वाला कालोदधी समुद्र, फिर ये पुष्कर द्वीप, फिर ये पुष्कर समुद्र, ऐसे अरुण वरुण आदि जितने भी द्वीप समुद्र ऐसे है ना, असंख्य द्वीप समुद्र यहाँ पर है मध्यलोक में, एक रज्जु के क्षेत्र में। तो जैसे यहां से हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारे पास एक रज्जु का एरिया तो अवेलेबल है एक्चुअली मध्यलोक में। अब हमें करना क्या है, व्हाट इज द टास्क। तो टास्क हमारे लिए ये है कि इस अवस्थित वाले बर्तन में से एक सरसों का दाना उठाना है और उसे हम कहाँ डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे जम्बू द्वीप पर, फिर अगला दाना डालेंगे लवण समुद्र पर, फिर अगला धात की खंड पर, ऐसे एक द्वीप एक समुद्र पर एक एक सरसों का दाना ऐसे ड्रॉप करते जाएंगे। कब तक ड्रॉप करें, जब तक कि ये अवस्थित वाला, मतलब ये जो पहला वाला, इसको है ना पाला भी बोलते हैं, पल्य पाला। और इस थोकड़े को है ना डाला पाला का थोकड़ा भी बोलते हैं। डाला पाला क्यों, क्योंकि पाला है और डाला है, डाल क्या रहे हैं, सरसों के दाने को डाल रहे हैं द्वीप समुद्र में।
तो पाले में से एक एक दाना उठा के डाला, यानी कि डाला पाला का थोकड़ा। तो ऐसे हमने एक समुद्र, मतलब एक समुद्र में, एक पहले द्वीप में, फिर समुद्र में, द्वीप में, समुद्र में, ऐसे डालते 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 ये पूरे बर्तन को खाली कर दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने ज्यादा सरसों के दाने होंगे। एक तो सरसों के दाने साइज में छोटे, और ऊपर से इतने खचाखच भरे हुए, और इतना बड़ा साइज का 1 लाख योजन जितना बड़ा बर्तन। तो आप कल्पना करिए कितने कितने द्वीप समुद्र तक हम पहुंच जाएंगे। ऐसे पहुंचते पहुंचते मान लीजिए हम यहां तक पहुंचे, या लास्ट तक पहुंच जाते हैं, चलो यहां तक पहुंच गए। ये इतने द्वीप समुद्र में हमने मान लो डाल दिया। ये हालांकि ये तो बहुत बड़ा होगा, ये तो एक एग्जाम्पल के लिए हमने थोड़ा ही लिया। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही अवस्थित वाला पाला खाली हुआ, देन इमीडिएटली हम एक सरसों का दाने को हम क्या करेंगे, अब अगले बर्तन में डालेंगे, मतलब शलाका में यहां डाल देंगे। ठीक है, ये पूरा खाली होने पर इस शलाका में एक सरसों का दाना डाला जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जितने दाने हमने डाले उससे मान लो यहां तक हम पहुंच गए। तो अब हमें उस अवस्थित बर्तन की साइज बड़ी करनी है। कितनी बड़ी? जहां तक हमने दाने डाले। जैसे हमने एग्जाम्पल में मान लो यहां तक लिया, तो इतना बड़ा अब ये अवस्थित हो गया। मतलब पहले तो ये इतना सा था, जम्बू द्वीप जितना। अब आगे बढ़ते बढ़ते, और ये सब द्वीप समुद्र में डबल साइज होती रहती है। मतलब पहला 1 लाख योजन का था जम्बू द्वीप, तो फिर लवण समुद्र की जो रेडियस है, ये जो इसका चौड़ाई है, वो 2 लाख योजन, फिर 4 लाख योजन, फिर 8 लाख, 16 लाख, 32, 64, 128, 256, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, डबल डबल होती जाएगी। तो इतना बड़े एरिया तक हम कवर कर चुके हैं। मतलब यहाँ एक सरसों का दाना हमने लास्ट डाल दिया अवस्थित बर्तन को खाली करने में। अब क्या होगा कि इस साइज का, ये जो साइज है ना, मतलब इतना बड़ा, जितना लास्ट द्वीप या लास्ट समुद्र तक सरसों का दाना पड़ा है, उस साइज का अवस्थित बर्तन को कर देंगे। मतलब अवस्थित बर्तन, मैंने कहा ना, ये फ्लेक्सिबल है। बाकी तीन जो बर्तन है ना, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका, ये तीनों सेम साइज रहेंगे ऑलवेज। मतलब जो 1 लाख योजन है उतना ही रखना है, बट केवल हम अवस्थित वाले बर्तन को बड़ा करते जाएंगे। तो जैसे ही वो एक बार खाली हुआ, हमने उसकी जहां तक, वो जिस द्वीप या समुद्र तक सरसों का दाना लास्ट फेंका था, उतनी बड़ी साइज का हमने अवस्थित के बर्तन को कर दिया। अब पुनः हम इस अवस्थित वाले बर्तन में सरसों के दाने फिर भर देंगे। अब ये बड़ा साइज हो गया, ज्यादा दाने आएंगे, नेचुरली बहुत ज्यादा आएंगे। उतने सारे दाने हमने भर दिए। और कहां तक भरना, अगेन शिखा तक, मतलब पूरा ऊपर तक, जितना ऊपर जा सके। एक दाना भी अब एक्स्ट्रा डाला तो नीचे आ जाना चाहिए, वहां तक हम उसमें डालते रहेंगे। अब पुनः वही प्रोसेस, फिर अवस्थित में से एक एक सरसों का दाना अब अगले द्वीप पे, जहां तक हम पहुंच चुके हैं ना, उसके अगले द्वीप पे जाएंगे। अगला द्वीप या समुद्र जो भी है वहां डाला, फिर अगला समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे डालते 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 एक एक द्वीप समुद्र तक डालते जाएंगे। और पुनः इस अवस्थित वाले बर्तन को खाली करना है। जैसे ही ये खाली होगा, हम फिर शलाका में दूसरा दाना डाल देंगे। तो शलाका में 2 दाने हो गए। लेकिन इस बीच क्योंकि हम बहुत दूर जा चुके हैं, तो अब हमें अवस्थित के साइज को फिर बढ़ाना है। तो हमने फिर अवस्थित वाले बर्तन को और बड़ा कर दिया। अब सिर्फ 2 दाने शलाका में गए, लेकिन अवस्थित की साइज तो बहुत बहुत स्पीडली बड़ी होती जा रही, इतना बड़ा हो गया। फिर इसको सरसों के दानों से भरा, और अब इस बड़े वाले बर्तन में से फिर एक एक दाना निकाल के, एक द्वीप, एक समुद्र, वहीं जहां खत्म हुआ उसी के आगे शुरू करना है, रिपीट नहीं करना है। मतलब जम्बू द्वीप पे वापस नहीं आ रहे हम, वहीं आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। अब जैसे हमने आगे द्वीप समुद्र में फिर ऐसे सरसों का दाना डालते गए, डालते गए, डालते गए, और जब ये अवस्थित तीसरी बार भी खाली हुआ, तो तीसरा दाना हमने डाल दिया शलाका में। यहां तक सबको समझ में आ तो रहा है ना? कोई भी प्रश्न आप अभी पूछ लीजिए, क्योंकि आगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो सकता है। वैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं है, बट फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप अभी पूछ ले, इनिशियल लेवल में पूछ लेना, ठीक रहता है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब देखिए, ऐसे हमने 3 दाने सरसों के शलाका में डाल दिए, जबकि इतना बड़ा शलाका 3 दानों में तो कुछ भी नहीं होगा, 1 लाख योजन डायमीटर वाला शलाका। अब पुनः सेम प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। कब तक रिपीट करें? जब तक कि शलाका पूरा न भर जाए। हाँ अनिता जी। हाँ सर, ऐसा था कि जो आपने एक 1000
एक मिनट, 1000 8.5 योजन बोला ना, तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि वो 8.5 योजन उसके ऊपर, मतलब अवस्थित प्याले के लेवल के ऊपर एक शिखा, उसको पद्म वेदिका बोलते हैं, वहां तक जो जाता है तो वो पद्म वेदिका 8.5 योजन की है, तो इसलिए वो 1000 8.5 हुआ। तो ये ठीक है क्या? अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं हैं भाई। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। फिलहाल ठीक जो है। मैं बता रहा हूँ ना, उसका रेफरेंस है अनुयोग द्वार। और अनुयोग हाँ द्वार में इसकी सीधी हाइट ही इतनी बताई है, 1008 और प्लस 0.5, उतनी हाइट हाँ उस बर्तन की बताई गई है। हाँ, हम लोग भी सर अनुयोग द्वार के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ओके सर, चलिए आगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक एक सरसों का दाना शलाका में डालते गए, और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी तब जब शलाका भी फुल भर जाएगी। अब देखिए, यहां तक हम वही प्रोसेस रिपीट किए जा रहे हैं, मतलब चौथा दाना, पांचवा दाना, ऐसे पूरा शलाका भरने तक जितने दाने हो रहे हैं ना, तब तक हम द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते बढ़ते जितना बड़ा जो एरिया हम कवर करते जाएंगे, बस हमें एक ही साइज, हमें केवल अवस्थित की ही बढ़ानी है, और किसी की साइज नहीं बढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा, शलाका जब फुल भर जाता है तब हम एक दाना प्रति शलाका में डालते हैं। हाँ सरला जी। और अनीता जी, आपकी जिज्ञासा होने के बाद हैंड लोअर कर दें। सर मेरे को मध्यम वाला थोड़ा सा समझाइए ना, थोड़ा सा कम समझ में आया। मध्यम क्या? मध्यम वाला जो बताए ना आप, बीच वाला पॉइंट जो बताए थे ना, वो वाला। मध्यम संख्या तो बहुत पहले बताया था ना, प्रश्न तो थोड़ा उसी समय पूछ हाँ, लें तो ठीक रहेगा, अभी ये तो हम कितना बीच आगे में बढ़ गए। किया तो था, पता नहीं, मैं अंदेश की तो थी लेकिन वहां नहीं पता नहीं। ठीक है, बाद में बता दीजिएगा। हाँ, मध्यम में कुछ नहीं, मतलब वो जगन्य और उत्कृष्ट के बीच में आने वाली सभी संख्याएं मध्यम में आ जाती हैं। मतलब वो जैसे वो तो दो का या है आपका संख्या वाला पहला वो तो दो से होता है, वो दो के बाद में शुरू होता है। और मध्यम वाला जो, मतलब कोई भी जो संख्या है उससे बीच में आती है। हाँ, तो दो के बाद शुरू होगा तो तीन से शुरू हो जाएगी मध्यम। नहीं, तीन, हाँ, तीन से शुरू होकर जो भी अंत तक जो भी संख्या आएगी वो तक, जो वो उत्कृष्ट उस तक संख्या आएगी जाएगी। ना, उससे एक कम तक। उत्कृष्ट को उससे नहीं एक लेना, कम उत्कृष्ट तक। में एक कम तक अच्छा, लेंगे। उससे एक कम तक, अच्छा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अब देखिए, ऐसे शलाका जब पूरा भर जाता है तब पुनः हम एक दाना प्रति शलाका में डालें। अब देखिए, सेम प्रोसेस चलता रहेगा। शलाका को पूरा खाली कर देंगे, अवस्थित भी एक बार जैसे जैसे प्रति शलाका में डाला, ये दोनों पूरे खाली हो गए। अब वो नया साइज ले लेंगे, अगेन जहां तक हम द्वीप समुद्र में पहुंचते गए, उस साइज का, अवस्थित का साइज लेने के बाद पुनः सरसों के दाने से भरा, और अब वही अवस्थित से पुनः एक दाना शलाका में, फिर अवस्थित खाली हुआ, फिर एक दाना शलाका में, ऐसे करके करके शलाका को दूसरी बार भरेंगे। जब शलाका दूसरी बार फुल भर जाएगा तो उससे संबंधित एक दाना पुनः प्रति शलाका में आएगा। ऐसे जैसे हमने शलाका को पूरा भरा, वैसे ही 1 बाई 1 प्रति शलाका को हमें पूरा भरना है। और जब प्रति शलाका पूरा भर जाएगा तो फिर एक दाना आएगा महाशलाका में। मतलब प्रोसेस वही करना है, बार बार हमें अवस्थित में से एक दाना लेके द्वीप में, समुद्र में, और हर बार जितनी बार अवस्थित खाली होगा उतनी बार अवस्थित पाले की साइज को हमें बड़ा करते जाना है। ऐसे कई बार ये अवस्थित पाले की साइज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और हम आगे से आगे द्वीप समुद्र पहुंचते जा रहे हैं। ऐसा करते करते अंत में हम महाशलाका को भी पूरा भर देंगे। जब महाशलाका का भी पूरा भर दिया तो पुनः फिर प्रति शलाका को पूरा भरेंगे, शलाका को पूरा भरेंगे, और फाइनल जो अवस्थित की साइज मिलेगी उसे भी हम पूरा भर देंगे। ठीक है, यहां तक हम, अब हमारे पास में चारों ही जो पल्य है वो कंप्लीटली फुल भर चुके हैं। हाँ कविता जी। जय जिनेन्द्र सर।
सर मुझे ये पूछना है कि जब शलाका भर गया तो उसको खाली नहीं करना है, मतलब वो भरा नहीं, रहेगा फिर खाली करना है। देखिए मैंने कहा ना, जैसे शलाका जब पूरा भर जाता है, एक दाना प्रति शलाका में डालते हैं ना, तभी पुनः शलाका को पूरा खाली करते हैं। पूरा खाली करना है। फिर अवस्थित को भी पूरा खाली किया, फिर अवस्थित को एक बार पहले भर देंगे, फिर उसके एक एक दाने डालेंगे, और जब सारे दाने अवस्थित के खाली हो जाएंगे, फिर एक दाना शलाका में जाएगा। तो वो मतलब तो खाली एवरी होता जाएगा, तो शलाका वाला जब हर समय अवस्थित में खाली होता जाए, ये द्वीप समुद्र में खाली होता जाएगा, तो तो फिर ये प्रति शलाका में जब वो वापस पूरा भरेगा और फिर मतलब बार बार पूरा भरेगा, फिर एक दाना जाएगा, इस तरह से प्रति शलाका को भरेंगे। हाँ बिल्कुल, और शलाका जब पूरा खाली करके वापस पूरा भरेंगे, तब एक दाना बढ़ेगा। हाँ, तब एक दाना बढ़ेगा, इस तरह से है ना, मतलब कितनी बार हो जाएगी तब प्रति शलाका भरेगा। देखिए एक तो एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अवस्थित में 10 दाने आए, हाँ। ठीक है। तो शलाका को ये 10 दाने वहां खाली किया, फिर एक दाना शलाका में आया, फिर 10 खाली किया, फिर दूसरा आया, तो शलाका में भी अगेन 10 दाने आएंगे। तो शलाका भरते भरते अपने अवस्थित के 100 दाने हो गए। हम्म। अभी मैं फिलहाल वो साइज बढ़ रही उसको कंसिडर न करते हुए फिर से 10 ही लेता हूं। तो फिर वही प्रोसेस वापस किया, तो इस बार हम वापस 100 100 100 करके 10 बार में प्रति शलाका भर पाएंगे। तो मतलब प्रति शलाका जब भरेगा तब तक 1000 दाने अवस्थित के काम में आ गए, और जब हम्म। महाशलाका भरेगा तब 10,000 दाने अवस्थित के हमने, मतलब 10,000 द्वीप समुद्र तक हम पहुंच गए। बात तो समझ में आई? एक चीज, एक एक क्वेश्चन और है इसमें। तो जैसे ये प्रतिशलाका भरा और जब महाशलाका की बारी आएगी, तो मतलब जब प्रतिशलाका में दाना जाएगा तो महाशलाका में भी तब तो नहीं जाएगा ना, प्रति शलाका मतलब फुल खाली होगा, एक दाना। जितनी बार प्रति हाँ, शलाका फुल होगा उतनी बार ही दाना जाएगा। हाँ, प्रतिशलाका फुल होगा तब महाशलाका में जाएगा। तो मतलब जब महाशलाका फुल होता रहेगा तब शलाका और प्रतिशलाका खाली रहेंगे। हर बार खाली करेंगे, हर बार भरेंगे। मतलब देखिए, जैसे अवस्थित फुल हुआ, पहले हमने इसको हाँ। तो इनिशियली अपना इनिशियल समझो रॉ मटेरियल हमने डाल दिया, हमने फीड दे दिया कि भाई इसको फुल कर हम्म। दिया। अब इसमें से एक एक दाना निकाल निकाल के फेंकते गए, और जब ये पूरा हम्म। खाली हो गया अवस्थित, तब हमने शलाका में एक दाना डाला। हम्म। ऐसा फिर अवस्थित खाली हुआ, क्योंकि वो तो पहले ही खाली था, फिर उसको अवस्थित को हमने फुल भर दिया। फिर इसके दानों को हम्म। एक एक करके खाली करके, और जैसे ये दूसरी बार खाली हुआ तो दूसरा दाना यहाँ आया, ऐसे तीसरी बार खाली हुआ, मतलब उतनी बार हम बार बार भर रहे हैं, जितने दाना शलाका में उतनी बार अवस्थित को भरा। अब भरा। ऐसे करके शलाका पूरा भर गया। अब शलाका का एक बार कंप्लीट भरने पर प्रति शलाका में एक दाना डाला। अब जैसे एक दाना इसमें डाला, पुनः हम शलाका को पूरा खाली करेंगे, अवस्थित को भी पूरा। अवस्थित तो खाली पड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, शलाका पूरा हम खाली कर देंगे। फिर क्या करते हैं, अवस्थित का वो प्रोसेस वापस चलेगा, फिर से जो पहले हमने शलाका को भरा था ना, वैसे ही एक एक करके फिर शलाका को भरेंगे, और फिर जब शलाका फुल होगा तब प्रति शलाका में दूसरा दाना आया, और हम्म। जैसे ही हमने प्रति शलाका में दूसरा दाना डाला, शलाका को फिर से एम्प्टी कर देंगे। तो ऐसे बार बार इसको शलाका को खाली करेंगे। कितनी बार करेंगे, जितने दाने प्रति शलाका में आएंगे। सिमिलरली जब महाशलाका में एक दाना आएगा तो हम प्रति शलाका को खाली कर देंगे पूरा। हम्म। तो फिर प्रति शलाका फुल भरा, फिर दूसरा दाना महाशलाका में आया। इस प्रकार से, इस प्रोसेस से ही हम, मतलब जैसे शलाका से प्रति शलाका में बढ़े, वैसे ही प्रति शलाका से महाशलाका में आगे बढ़ना है। एकदम क्लियर हुआ? हाँ, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, थैंक यू सर। कल्पेश जी। सर जैसे प्रति शलाका में से महाशलाका में जा रहे हैं, उस समय शलाका का तो कोई रोल नहीं है ना? शलाका का रोल है ना, क्योंकि देखिए प्रति शलाका से जब हम महाशलाका में एक बार गए और प्रति शलाका खाली हो गया, तो प्रति हाँ, शलाका को वापस कैसे भरेंगे? उसके तो हर दाने के लिए एक बार शलाका को भरना जरूरी है। तो दाना तो अपन अवस्थित से ले रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, अवस्थित से दाना ले रहे, वो तो द्वीप में डाल दिया। अच्छा। वो द्वीप समुद्र में डालने का पीछे रीजन क्या है कि अवस्थित की साइज को हमें बड़ा करते जाना है। अच्छा, वो तो दाने यहाँ अवस्थित काम से नहीं पहले आएंगे, ये तो हम एक्स्ट्रा अब दाना डाल रहे हैं। जैसे हमने अवस्थित को शुरू में रिफिल किया था ना, वैसे हम अपनी जेब से अलग से अलग डालेंगे शलाका में भी, प्रति नहीं, शलाका तो में भी ऐसे अलग शलाका से में पहले डालेंगे। डालेंगे उसके बाद प्रति शलाका में डालेंगे, या सीधा प्रति शलाका में डालेंगे? नहीं, जैसे अभी पहले शलाका से प्रति शलाका, शलाका जब में आ जब गए। भी जब जब भी शलाका फुल होगा तब तब एक दाना प्रति शलाका में जाएगा। हाँ, ये हो गया। लेकिन महाशलाका में जो दाना डालेंगे हम प्रति शलाका में से,
नहीं, ये प्रतिशलाका सीधा में से नहीं डालना है। प्रतिशलाका जब फुल हो जाएगा तब एक दाना अपनी पॉकेट से महाशलाका में भी डालना है। हमारे पास जो एक्स्ट्रा ओके। स्टॉक पड़ा ना सरसों के दानों का, वहां से उठा के एक महाशलाका में डाल देंगे और प्रतिशलाका को पूरा खाली कर देंगे। अच्छा। और एक दूसरी बात, ये जो हम इतनी बार ये जो कर रहे हैं, हर एक दाने को हर एक द्वीप समुद्र में डालते जा रहे, ये चार इतने बड़े बड़े जो पाले ये भरने के तक, तो सर ये जो मध्य लोक में इतने द्वीप समुद्र, इतना लंबा चौड़ा द्वीप समुद्र का है, जितना हाँ ये है, पूरे बिल्कुल, तभी तो असंख्य द्वीप समुद्र कहते हैं। असंख्य तो हुए, लेकिन ये है कितने तो असंख्य एक हो रहे हैं लड्डू सर। लोग की ना तो सर, अभी एक तो हम लड्डू। अभी तो हम जो कैलकुलेट करें वो तो संख्य की कर रहे हैं ना, तो वो तो असंख्य से हाँ। डेफिनेटली कम ही होगा। यस अभी हम यस यस। असंख्य में तो पहुंचे ही नहीं, और हमने असंख्य में से कोई चीज कर रहे हैं तो वहां से तो कम ही है हमारी, तो संख्या तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना। यस। ओके ओके, सही। मुक्ता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। सर, इसमें आपने जो बताया अवस्थित सबसे फर्स्ट हमने पूरा भरा, अब वो पूरा खाली हम सभी द्वीप समुद्रों में कर रहे हैं, वो पूरा हो जाए तब अपनी जेब से दूसरा मतलब वहां से डालना है, अवस्थित से नहीं डालना है कि लास्ट में नहीं, जो एक बिल्कुल दाना नहीं, बचा उसको उसमें डालना है। अवस्थित से कुछ भी नहीं लेंगे। अवस्थित को भी हमें अपनी जेब से रिफिल कर रहे हैं, हर बार हम अवस्थित को अपनी ही पॉकेट से रिफिल करें, मतलब अपना जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना उसी में से हम डालेंगे, अवस्थित को भी उससे फुल करेंगे। ठीक है, हमने और ऐसे प्रोसेस बार बार की सर, तो ये सलाका पूरा भर गया है, तो अब सलाका हम पूरा, अवस्थित का वहां रोल नहीं है, सलाका अवस्थित से हमने सलाका को पूरा भर दिया है, अब स्लाका से हम उसमें प्रति स्लाका में डालेंगे, तो नहीं, वो शलाका पहले से वो नहीं जो, डालेंगे, अगेन अपने स्टॉक से सॉरी, हाँ डालेंगे। हाँ, सॉरी, अगर स्लाका को हम खाली करेंगे तो वो भी वही प्रोसेस द्वीप द्वीप समुद्रों में ही खाली करेंगे उसको भी। शलाका को अपने स्टॉक में ले लो, जो द्वीप समुद्र में डालना है वो केवल अवस्थित से ही डालते जाना है। नहीं तो फिर स्लाका को हमने पूरा फिल किया, अब उसको हम पूरा खाली कर रहे हैं, तो वो खाली हम कहाँ कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, इसको भी द्वीप समुद्र में ही खाली कर देते हैं, जैसे अवस्थित को खाली करें ना वैसे ही करते हैं, शलाका के भी दानों को द्वीप समुद्र में ही डालते जाएंगे। अच्छा, उसको डालते जाएंगे, अगर वो पूरा खाली हो गया उसके बाद हमारी पॉकेट से एक दाना प्रति स्लाका में जाएगा, प्रति शलाका में जाएगा, और जब बिल्कुल। तक प्रति स्लाका पूरा इसी प्रोसेस के द्वारा भर नहीं जाएगा तब तक उसको भरते रहेंगे उसी प्रोसेस से, फिर वो पूरा फिल हो जाता है तो उसको फिर वापस द्वीप समुद्रों में खाली करेंगे, उसके ठीक बाद हमारी पॉकेट से एक दाना प्रति स्लाका में जाएगा। है। तो सर तब आप ही समझाइए ना, तक सबका एक अवस्थित साथ और स्लाका का कोई रोल नहीं रहेगा सर। नहीं, सर को उसका रोल समझाने इसलिए है, दीजिए ना। अरे चंद्रा जी हम बात कर रहे हैं ना, आपको मैं ऑलरेडी समझा नहीं, चुका, उनकी कोई जिज्ञासा है तो उनको उनकी जिज्ञासा सोल्व की जा रही है। रिपीट हो रहा है ना सर, आप अच्छे से समझाएंगे तो सबको आ जाएगा, एक नहीं, एक तो पूछते ही मैंने तो जाएंगे। ऑलरेडी समझा ही दिया है। अब हाँ, फिर भी तो अगर आप किसी की जिज्ञासा रहेगी तो वो तो बतानी पड़ेगी ना। यही करेंगे ना, आप अच्छे से समझाइए, टाइम कम लगेगा, सब ऐसे ही पूछते जाएंगे, ये थोड़ा ऐसा है इसीलिए देखिए, मैं ये बीच निर्णय मुझे लेने में दीजिए, नहीं, क्लास का नहीं, सिस्टम ऐसा जो तो भी नहीं है। होता है ना। आप समझाइए ना एक एक से। ठीक है चंद्रा जी, मुझे निर्णय लेने दीजिए कहाँ कितना समझाना है। आज मेरे को लगा, मैंने बोला मिच्छा में। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आपने कहा, मैंने सुन लिया। अब मैं कोशिश करूंगा, कहाँ मुझे ठीक लगेगा, मैं जहाँ ज्यादा समय लगेगा मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ तो मुक्ता जी। हाँ सर। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, मैं वो ही पूछना चाह रही थी, ठीक है, हम वहां तक पहुंच गए उसी प्रोसेस के द्वारा, प्रति सलाका तक पहुंच गए, वो पूरा फिल हो गया है, उसके हम्म। बाद उसको हम द्वीप समुद्रों में खाली करेंगे मान लीजिए, हम्म। फिर वो खाली किया, फिर अपने पॉकेट से जब वो पूरा खाली हो गया तो अपने पॉकेट से एक प्रति सलाका में डालेंगे, तब तक अवस्थित और सलाका का क्या रोल रहेगा? हाँ, उसका रोल क्या है वो बताता हूँ, देखिए। अवस्थित अभी खाली पड़ा है, हमने एक पॉकेट में डाल दिया, अभी अवस्थित भी खाली है, शलाका भी खाली है। अब हम क्या करेंगे, पुनः अवस्थित को फुल भरेंगे अपने स्टॉक से। हम अपने स्टॉक से अवस्थित को हर बार फुल करते हैं, बाकियों में एक एक दाना ही डालेंगे। एक ही रूल ध्यान रखें, केवल अवस्थित को हम एकदम फुल करते हैं, लेकिन शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका में एवरी टाइम जब जब भी उसकी कंडीशन मीट हो जाएगी तब एक ही दाना डालेंगे आउट ऑफ आवर स्टॉक। तो अब क्या होता है कि पुनः अब वो जो खाली हो गया ना प्रतिशलाका, उसको भरने का प्रोसीजर वही होगा। अवस्थित फुल भरा, उसमें से एक शलाका में आया, फिर अवस्थित फुल भरा, एक शलाका में आया, ऐसे करते करते जब शलाका फुल भरेगा तब पुनः प्रतिशलाका में एक दाना आएगा, क्योंकि हमें फिर से प्रतिशलाका को भरना है, क्योंकि अगला दाना महाशलाका में डालना है। तो महाशलाका में अगला दाना डालने के लिए, प्रतिशलाका को फुल करने के लिए
अवस्थित और शलाका का ही रोल चल रहा है। ओके सर, वो मतलब वही प्रोसेस चलेगा, उसको भरने के लिए हमें पीछे का प्रोसेस वापस लेना पड़ेगा। हाँ थैंक यू सर, अभी क्लियर हो गया। ठीक है। वनीता जी। सर अभी लास्ट में जब फुल हो गया महाशला का, तब तब ये बाकी के 3 भी, जैसे मुक्ता जी ने पूछा था, बाकी 3 भी खाली हो जाएंगे। देखिए अंत में तो जब महाशलाका पूरा भर जाएगा तो एक बार तो हम पुनः प्रतिशलाका को भी खाली कर देंगे और फिर उस प्रतिशलाका को भर देंगे। अब क्योंकि महाशलाका फुल हो गया तो अब उसमें और एक दाना डालने की जरूरत नहीं, अभी प्रतिशलाका स्टॉप हो गया। मतलब जब महाशलाका फुल हो जाएगा तो अब महाशलाका को हाथ नहीं लगाना है, वो एकदम फुल होकर साइड में रख दिया। फिर इसी प्रकार से पुनः अंतिम बार वापस प्रतिशलाका फुल हो जाएगा और फिर शलाका को भी फुल कर देंगे और अंत में अवस्थित को भी वापस फुल करना है। तो लास्ट में एक ऐसी स्टेज आ जाएगी तो जब हमारे चारों पल्ले एकदम खचाखच भरे पड़े हैं, जबकि अब अवस्थित की साइज बहुत बड़ी हो चुकी है, मतलब वो मैक्सिमम साइज का है अवस्थित वाला, और बाकी 3 का साइज वही 1 लाख योजन है और चारों सरसों के दानों से खचाखच भरे हुए रेडी पड़े हैं। यहां तक कोई क्लियर? और कोई प्रश्न है यहां तक? उसके आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सर हर सरोज टाइम जी। अवस्थित में हम ही रिफिल करेंगे? हाँ, अवस्थित में रिफिल हम अपने ही स्टॉक से करेंगे। हमारे पास में संख्य दाने पड़े हुए, उसी में से स्टॉक करते जाएंगे। तो वो खाली करके वापस हमारा स्टॉक भरेंगे, फिर एक दाना शालाका में जाएगा? खाली हमारे स्टॉक में नहीं आ रहा है, खाली हो रहा है द्वीप समुद्र में। द्वीप में, हाँ द्वीप में सर, तो वो वापस हमारे रिफिल स्टॉक में नहीं हमारे आएगा। स्टॉक जो में। द्वीप समुद्र में दाने गए ना वो हमारे स्टॉक में नहीं आ रहे। हमारे स्टॉक में इनकमिंग कुछ है ही नहीं, हम खाली आउटगोइंग है। हाँ तो आउटगोइंग वापस कब कब हो रहा है? रिफिल हमारे स्टॉक से ही होगा। रिफिल हमारे स्टॉक, तो हमारे स्टॉक का रिफिलिंग देखो 4 जगह हो रहा है। एक तो अवस्थित को हर बार जब फुल भर रहे हैं वो, दूसरा शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका, तीनों में क्रमशः जब एक एक दाने डाल रहे हैं, वो सारा हमारे स्टॉक से फिल होगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सरोज जी। सरोज जी छाजेड़, थोड़ा जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। देखिए जिज्ञासा के लिए हैंड रेज जो भी करते हैं ना, या तो लोअर कर दें या फिर तुरंत अनम्यूट करें। अगर आप 10-15 सेकंड भी वेट करवाते हैं ना तो बहुत समय चला जाता है। अब 4 खचाखच भरे हुए पल्ले हमारे पास पड़े हुए हैं। अब हमें आगे क्या करना है? तो अब उनको हम काउंटिंग शुरू करेंगे। जितने पल्ले चारों पल्लियों में सरसों के दाने हैं उन्हें जोड़ देंगे, मतलब महाशलाका के, शलाका के, प्रतिशलाका, इन तीनों की तो संख्या समान ही रहेगी क्योंकि साइज एक जैसा है। तो उन तीनों की संख्या, जितने भी सरसों के दाने उन्हें गिन लेंगे और उसके बाद जो अंतिम अवस्थित पल्ले बहुत बड़े साइज का, उसमें तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होंगे कंपेयर टू इन तीनों के, तो उनके सरसों के दाने को भी उसमें जोड़ देंगे और अंत में उसमें एक कैलकुलेशन और करेंगे कि जितने दाने हमने द्वीप समुद्रों में फेंके हैं उन सब दानों को भी ऐड कर लेंगे। तो ऐसा करने से हमें जो दाने प्राप्त होंगे उसमें एक कम करने पर उत्कृष्ट का संख्या आ जाएगी। ठीक है, हमारा टास्क यही था ना इनिशियली, कि हमें ये उत्कृष्ट जो उपमित है ना उसकी संख्या को कैलकुलेट करना था। तो इस तरह से हमने इस डाला पाले की जो कैलकुलेशन है, सरसों के दाने को इस तरह से आगे ड्रॉप करना था, उससे हमें जितने सरसों के दाने मैक्सिमम मिले। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पूरा जितना स्टॉक कंज्यूम हुआ, हमारा सारा, हम तो स्टॉक से ही ले रहे थे ना, चाहे द्वीप समुद्र में फेंक दिए उनको तो रीयूज किया नहीं, और बाकी तो जो है स्टॉक हमारा वो चारों पल्लियों में पड़ा हुआ है। तो जितना स्टॉक हमारे गोडाउन से इश्यू हुआ उन सरसों के दाने के स्टॉक को हम कहेंगे, उसमें से एक कम करना है, जस्ट रिड्यूस 1, उसे हम कहेंगे उत्कृष्ट संख्या। ठीक है, सिंपल सी है कैलकुलेशन। तो हमने मैक्सिमम संख्या जो पॉसिबल है वो हमने निकाल दी कि ये उत्कृष्ट संख्या है, मतलब सबसे बड़ी संख्या है। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम असंख्य की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, हाँ कामिनी जी। सर ये आपने उत्कृष्ट में -1 किया ना? हाँ, जो सरसों के दाने हमें मिले ना उसमें से एक हमने कम कर दिया बस।
पर उत्कृष्ट तो इतनी मैक्सिमम है, तो मेहनत की फिर ना हमने, तो एक एक -1। दाना हमने अपने पास रख लिया। पर सर उत्कृष्ट तो मैक्सिमम हुआ ना, तो -1 की क्या जरूरत है फिर? हाँ, इसमें -1 इसलिए किया जाता है क्योंकि इस कैलकुलेशन से जो सरसों के दाने आ रहे हैं ना, वो एक्चुअली असंख्य हो जाते हैं। उससे से एक कम होगा, वो उत्कृष्ट होगा। ओके, ठीक है सर। तो अब देखिए, असंख्य शुरू करते हैं। असंख्य के होते हैं कुल 9 भेद। 9 भेद कैसे होते हैं, ये 3 शब्द खाली ध्यान में रखें, परीत, युक्त और असंख्येय। ठीक है, यहां पर कभी कभी किसी किताब में असंख्यात शब्द भी आ सकता है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल रियल शब्द असंख्येय ज्यादा सटीक बैठता है, इसलिए मैंने यहां असंख्येय लिखा है। असंख्यात भी बोलते तो कोई खास बात नहीं है, ग्रामर का थोड़ा फर्क पड़ता है, कौन सा प्रत्यय लगाने से क्या भाव आता है, वो थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए, इन 3 शब्दों के अर्थ समझते हैं। परीत का मतलब होता है जो अपने आप में परिपूर्ण हो। तो कहने का मतलब, परीत असंख्येय भी अपने आप में असंख्य है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। कि हमने 9 भेद क्यों ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये असंख्य में थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए हम दूसरा ले रहे हैं, ये भी अपने आप में परिपूर्ण असंख्य है। जैसे 25वें बोल में चारित्र के 5 भेद लिए गए हैं। पहला भेद जो होता है सामायिक चारित्र, तो सामायिक चारित्र लेने वाला साधु भी चारित्र आत्मा है, उनमें चारित्र में कमी नहीं है, वो परिपूर्ण चारित्र आत्मा है। लेकिन उनमें और एनहेंस हो रहा है, छेदोपस्थापनीय, फिर परिहार विशुद्धि। इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे उनमें और एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है। तो परीत भी अपने आप में परिपूर्ण असंख्य है, इसको कम न समझे। इसको ये ना समझ लें कि भाई ये तो पहला भेद है तो छोटा हुआ, छोटा कुछ नहीं, ये भी अपने आप में पूर्ण असंख्य ही है। ठीक है, अब दूसरा शब्द है युक्त। युक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब और अटैचमेंट, और जोड़ देना। भाई ये तो ही, उसके साथ में ये और फ्री। जैसे कोई चीज खरीदने गए, वो तो मिल ही रहा साथ में, चलो ये भी हम आपको फ्री दे रहे हैं, तो ये और एक्स्ट्रा है, मतलब और अधिक है। तो असंख्येय का दूसरा जो भेद आ रहा है युक्त, ये शब्द समझ लिया हमने। अब तीसरा शब्द है असंख्येय, मतलब जो जिसके हम भेद कर रहे हैं ना, असंख्य के भेद है असंख्येय, तो उसमें असंख्येय शब्द भी अपने आप में तीसरा भेद में काम आएगा। अब प्रत्येक के जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ऐसे 3-3 भेद कर लेने से कुल 9 भेद बन जाते हैं। मतलब जगन्य, परीत, असंख्येय, मध्यम, जगन्य, परीत, असंख्येय, मध्यम, परीत, असंख्येय, उत्कृष्ट, परीत, असंख्येय, ऐसे हो गए 3 भेद। फिर चौथा भेद क्या बनेगा, जगन्य युक्त असंख्येय, मध्यम युक्त असंख्येय, उत्कृष्ट युक्त असंख्येय। फिर जगन्य, असंख्येय, असंख्येय, मध्यम असंख्येय, असंख्येय और उत्कृष्ट असंख्येय, असंख्येय, ऐसे कुल 9 भेद बन जाएंगे। इन 9 भेद को फिर से हम अगर देखना चाहें तो इस तरह से ये भेद बनेंगे। तो ये हो गए असंख्य के 9 भेद। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है उसको थोड़ा समझते हैं। नाम तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गए होंगे नाम इसके, बहुत आसान है। 9 नाम याद करना मुश्किल नहीं है, केवल परीत, युक्त, ये 2 शब्दों से ही लगभग सब बन जाएंगे। जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट तो हमने संख्येय के साथ पढ़ ही लिया था, वही शब्द यूज आ गए वापस। और असंख्येय तो मूल शब्द है ही, तो केवल 2 ही नए शब्द हमें याद करने पड़ रहे हैं, परीत और युक्त। तो देखिए, इस तरह से असंख्येय के भी 9 भेद बन जाते हैं। अब इन 9 भेद की कैलकुलेशन देखिए, इसमें जहां जहां मध्यम आएगा ना, वो रेंज रहेगी, ये ध्यान रखना। जहां जगन्य आएगा, अब जगन्य, परीत, असंख्येय कितना हुआ, जितने हमारे सरसों के दाने स्टॉक में गए, क्योंकि हमने पहले ही एक कम कर लिया था, तो उत्कृष्ट संख्येय आया। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्कृष्ट संख्येय में एक मिला देने से जगन्य, परीत, असंख्येय आ जाता है। ठीक है, तो असंख्येय का पहला भेद जो हमने अभी उपमा से निकाला, मानो उतने ही सरसों के दाने वहां पर आ गए हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहले भेद से 90वें भेद तक संख्याएं कैसे बदल रही है, उस चीज को थोड़ा हम समझते हैं। तो मान लीजिए पहले भेद में जो संख्या आई, लेट इट बी एक्स, एक्स वाई जेड में समझते हैं ना, एलजेब्रा में होता है ना, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग समथिंग, फिर हम व्हाट इज x व्हाट इज y वो निकालते हैं ना, उसी तरह से हम समझ लेते हैं कि जगन्य, परीत, असंख्येय का माप हो गया x। अब पहले भेद से चौथे भेद पे सीधा जंप करेंगे हम। कैसे जंप होगा,
कि x की पावर x, पावर समझते हैं क्या? x यानी, अब एक इसको x को और सिंप्लीफाइड करते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 3 समझ लेते हैं, तो 3 की पावर 3 यानी कि 3 को 3 से 3 बार गुणा करना है। x की पावर x अर्थात x को x से x बार गुणा करना है। अब देखिए कुछ कुछ पुस्तकों में शब्द ये भी आएगा x को x से गुणा करो, लेकिन उसमें गुणन का जो मेथड है ना, वो ऐसा ही है कि x को x से x बार गुणा करना होता है। अगर x 5 होगा तो 5 को 5 से 5 बार गुणा करना है, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारा चौथा भेद आएगा। तो फोर्थ भेद इक्वल टू x की पावर x। यहां तक सबको क्लियर हुआ? थोड़ी मैथमेटिक्स है बट बहुत आसान है। पावर शब्द अगर आप समझते हो तो सीधा उससे समझ ले, नहीं तो घात भी शब्द कहते हैं, कितना घात लगाना है। जैसे 2 की पावर 2 यानी कि 2 पर 2 का घात, यानी कि 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 3 यानी कि 3 को 3 से 3 बार गुणा करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3। कहीं कहीं शब्द में ऐसा लिखा रहेगा कि 3 को 3 से गुणा करना है, तो उसका उत्तर तो 9 आ जाता है, लेकिन इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो 3 को 3 से 3 बार ही गुणा करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 आएगा। 3 का 27 बनेगा, 2 का कितना बनेगा, 2 को 2 से 2 बार, तो उसमें 4 ही बनेगा। 2 का तो 4 बना, तो वहां पे 2 को 2 से करो या 2 को 2 से 2 बार करो, बात एक ही हुई। लेकिन 3 4 ऐसे बड़ी जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी ना, तब हमें समझ में आएगा कि पावर में उसी की पावर लगाने से कितना फास्ट इसकी ग्रोथ होती है। तो चौथे भेद में जगन्य युक्त असंख्येय में असंख्येय के पहले भेद की संख्या को पहले भेद की संख्या से पहले भेद की संख्या जितनी बार गुणा करना है, तो हमें मिल गया चौथा भेद। अब मान लीजिए चौथा भेद जो x की पावर x है, उसको हम y अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी y। तो सातवां भेद जो आएगा, अगेन जगन्य असंख्येय असंख्येय, वो बनेगा y की पावर y, मतलब y को y से y बार गुणा करने से जो संख्या आएगी वो कहलाएगी सातवां भेद जगन्य असंख्येय असंख्येय। यहां तक क्लियर हुआ? पहले से चौथे में पहुंच गए, चौथे से सातवें में पहुंच गए। इसी प्रकार से सातवें भेद की संख्या मान लीजिए z हो, तो z की पावर z, यानी कि z को z से z बार गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी वो बनेगी अनंत का पहला भेद। ठीक है, अब उसमें एक कम करेंगे तो उत्कृष्ट असंख्येय असंख्येय यानी कि नौवां भेद। असंख्येय का नौवां भेद कैसे मिला? सातवें भेद को सातवें भेद से सातवें भेद जितनी बार गुणा करने से जो संख्या मिलेगी उसमें से एक कम करने से नौवें भेद की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए नौवां भेद हमें मिल गया, तो सातवां और आठवें के बीच में आने वाले सभी नंबर्स आठवें भेद में आ जाएंगे, क्योंकि मध्यम जहां भी आएगा वहां रेंज आ जाएगी। सिमिलरली सातवां भेद हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, तो सातवें में से एक कम करने से छठे भेद की संख्या मिल जाएगी, और चौथा और छठा मिलने के बाद पांचवें भेद की संख्या, तो 4 और 6 के बीच में आने वाली सभी संख्याएं आ गई। सिमिलरली 4 से तीसरा भेद निकालने के लिए 4 में से एक कम कर देंगे, और 1 और 3 के बीच की सभी संख्याएं दूसरे भेद में आ जाएगी। इस तरह से हमने असंख्य के 9 भेद समझ लिए। अब जिज्ञासा, कमलेश जी। सर अभी जेड आया, जैसे जेड 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 के पावर जेड 8वां नंबर का होगा ना वो? नहीं, वो 10वें नंबर नहीं का होगा, तो 10 नंबर है नहीं इसमें, तो वो अनंत का पहला भेद हो जाएगा। नहीं, एक मिनट सर, अब जैसे एक्स पावर एक्स वही हो गया, वो तो चौथा नंबर का हो गया। वही पावर वही जेड हो गया, वो 7वां नंबर का हो गया। तो 7वें नंबर का फिर आपने डायरेक्ट 9वां नंबर का बोला, वो कितना हुआ? जेड पावर जेड क्या होगा? जेड की पावर जेड -1। तो वो कौन सा नंबर? 8वां नंबर का आएगा क्या? 9वां नंबर का, सॉरी 9 नंबर का आएगा। देखिए जेड की पावर जेड करेंगे ना, तो उससे जो संख्या आएगी वो होगी अनंत का पहला भेद। अनंत का? अच्छा, नेक्स्ट में आ जाएगा वो, इसलिए हाँ, वो नेक्स्ट में कंफ्यूजन। चला जाएगा, उसमें से एक माइनस करेंगे तो 90 पे आ गए।
मतलब 90 भेद में एक जोड़ने से अनंत शुरू हो जाता है। तो नवा नवा का एक्चुअली जेड पावर जेड -1 होगा। हाँ, जेड की पावर जेड -1, एग्जैक्टली। और इन दोनों के बीच में जो 7 और 9 के बीच में जो भी आएगा वो 8 हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक ओके। समझा आपने। और फिर इसके बाद आपने जो सेकंड का बोला, अगर वो फिर से एक बार बोले तो मतलब सेकंड थर्ड उसके लिए। देखिए सेम ही मेथड हुआ ना, सातवां हमारे पास ऑलरेडी आ गया था, सातवां क्या था, जेड था ना, तो हाँ जेड जेड था। -1 वो हो गया छठा। ओके। और दोनों के बीच का फिफ्थ वन, 4 और 6 के बीच का फिफ्थ वन। यस, एग्जैक्टली। ओके ओके। और सेकंड थर्ड का भी सेम। हाँ, चौथे में से एक माइनस करने से तीसरा आया, और पहले तीसरे के बीच के सारे नंबर्स दूसरे में आ जाएंगे। चलो ओके ओके सर, ओके एकदम परफेक्ट। ओके ठीक है, असंख्य तक सबको क्लियर हो गया, संख्या ही समझ लिया हमने, असंख्य ही समझ लिया। अब इसके साथ में एक बात और आती है अनुयोग द्वार में, कि जो असंख्ययी का चौथा भेद है ना, एग्जैक्टली उतने ही समय की एक आवलिका होती है। मतलब आवलिका में समय का माप इसके चौथे भेद जितना होता है। ठीक है, असंख्ययी तक क्लियर है, कोई जिज्ञासा भी नहीं है। तो अब हम आगे बढ़े। अब देखिए, जैसे हम संख्यय से असंख्यय की ओर आगे बढ़े थे, वैसे ही उत्कृष्ट असंख्यय असंख्यय में एक जोड़ने से अनंत का पहला भेद आ जाएगा। अनंत के भेद भी ऐसे ही है। अनंत में भी 3 शब्द, परीत, युक्त, अनंत। फिर इधर जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। यहां पे कट कर दिया मैंने 90 को। 90 को कट करने के पीछे रीजन ये है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 9वां भेद अनंत में होता ही नहीं, अनंत के 8 ही भेद माने गए हैं। दिगंबर परंपरा में 90 भेद के लिए कुछ अलग लॉजिक है, बट फिलहाल हम उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हम यही मानते हैं कि यहाँ पर 8 ही भेद होते हैं। और क्यों होते हैं, देखिए समझिए बात को, कि आखिर कोई तो ऐसी चीज होती होगी ना जो रियल अनंत हो। अब जैसे दिगंबर परंपरा में भी जब 90 भेद की कल्पना की गई, तो वहां पर ऐसा बताया गया कि इस संसार में जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं जो अनंत होती है, उन सबके नंबरों को जोड़ दिया गया। उसमें आकाश के प्रदेशों को भी जोड़ दिया। अब आकाश के प्रदेश तो रियल अनंत है, तो उसको जोड़ेंगे ही कैसे, वो तो वैसे भी एंड नहीं होगा। तो क्योंकि उत्कृष्ट में एक संख्या लाना पॉसिबल ही नहीं है, आप जब आकाश के प्रदेश ही जोड़ दोगे जो रियल अनंत है। चलो आपने जीवों की संख्या जोड़ी, समझ में आया, अभी वो तो एक्चुअल लिमिटेड अनंत है, सीमित अनंत है। सीमित अनंत होना वो संख्या में आ जाएगा, लेकिन जो एक्चुअली अनलिमिटेड है, असीमित है, जो कभी एंड ही नहीं होती, एंडलेस होती है, वैसे अनंत को आप जोड़ दोगे तो उससे क्या होगा, वो आप एक संख्या पे तो फिर भी नहीं पहुंच पाओगे, तो वो तो एंडलेस ही है। तो जब 90 भेद में कोई एक संख्या आ ही नहीं रही है, तो वो एंडलेस जब चलता ही जा रहा है, तो फिर 8वां ही रहने दो, फर्क क्या पड़ा, 8वें का 90 अलग भेद करने से कोई खास बात तो है नहीं। तो जो दिगंबर मान्यता में 90 भेद की कल्पना की गई है, वहां भी ये रियल अनंत ही है, लेकिन उनकी कल्पना इस रूप में है कि जितनी संसार में अनंत वस्तुएं हैं, उन्हें ऐड करने के बाद भी उसके ऊपर कुछ है तो वो 90 भेद में आ जाए। लेकिन बात एक ही है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन ही है, अपेक्षा से ही बात को समझना होगा। और उस अपेक्षा से जब हम बात को समझते हैं, तो चाहे 8 भेद कर लो, चाहे 9 भेद कर लो, बात एक ही है। क्योंकि अनंत में कोई मैक्सिमम नंबर पॉसिबल ही नहीं है, वो तो मैक्सिमम जो आप सोचो उसमें और एक जोड़ दो और आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ये रियल अनंत है। तो फिलहाल हम 8 भेद को ही समझते हैं, शब्द वही है, और जो हमने संख्यय में समझा, असंख्यय में समझा, वही कैलकुलेशन अनंत में भी आएगी। मतलब जेड की पावर जेड से हमें क्या मिला, जगन्य परीत अनंत। अब अगेन हम इसको मान लीजिए, लेट अज्यूम इट पी, तो ये आ गया पी, आ गया मान लो जगन्य परीत अनंत। तो पी की पावर पी हो जाएगी जगन्य युक्त अनंत, और पी की पावर पी इक्वल टू क्यू मान लेते हैं हम, तो क्यू की पावर क्यू हो जाएगी जगन्य अनंत अनंत। अब उसके आगे और कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, उस नंबर से ऊपर कोई भी नंबर हो, मतलब क्यू की पावर क्यू, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा है, वो सारे के सारे नंबर्स 8वें भेद में कंसिडर हो जाएंगे। तो इस तरह से अनंत के भी हमने 8 भेदों को समझा। अनंत के 8 भेद इस तरह से बन जाएंगे, जगन्य,
परीत अनंत, मध्यम परीत अनंत, उत्कृष्ट परीत अनंत, उसके बाद जगन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत, जगन्य अनंत अनंत और मध्यम अनंत अनंत। दैट्स इट। अब ये जो मध्यम अनंत अनंत है, इसमें रियल अनंत भी उसी में आ जाएंगे, जो कभी एंडलेस होगी, वो चीजें भी सब कुछ 8वें भेद में आ जाएंगी। कमलेश जी। तो अभी जैसे 7 तक कर दिया आपने, जैसे क्यू पावर क्यू हो गया अपना, जगन्य अनंत अनंत बराबर क्यू पावर क्यू। तो फिर मध्यम का अगर हमने 9 छोड़ दिया तो फिर मध्यम अनंत अनंत का क्या वैल्यू या फिर क्यू की कैसा? पावर क्यू में कुछ भी जोड़ दो, 1 जोड़ो, 2 जोड़ो, उसमें अनंत तक जोड़ते जाओ, वो सब 8वें में ही रहेगा। उसके ऊपर के सारे नंबर 8वें में आ जाएंगे। ओके ओके, क्यू पावर क्यू प्लस एनीथिंग। ओके ठीक है सर, थैंक यू। सोनल जी। जिनेंद्र सर, सर इसकी कैलकुलेशन भी जैसे असंख्य की कैलकुलेशन भी थी, सेम वैसे ही है? बिल्कुल वैसे ही है। मतलब पहले भेद की पावर में पहले भेद की पावर से पहले भेद की पावर जितनी बार गुणा करेंगे तो चौथा भेद आ जाएगा। अगेन चौथे भेद को चौथे भेद की संख्या से उतनी ही बार गुणा करने पर 7वां भेद आ जाएगा। ओके। रचना जी। जय जिनेंद्र सर, सर जो हम अनंता अनंत बोलते हैं तो ये अनंत के 7वें और 8वें भेद में आएगा? नहीं, दूसरे भेद में भी आ जाएगा। अच्छा, देखिए दूसरे दूसरे में भी भेद से ही अनंत अनंत शुरू हो गया है। अच्छा, और जो फर्स्ट भेद है अनंत का, वो तो मतलब खत्म वो होने के अनंत ही होगा, चांसेस? वो एक्चुअल अनंत है, क्योंकि उसको अनंत अनंत नहीं कह सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। क्योंकि चौथे ऐसे देखें ना तो चौथे भेद से अगर हम मान ले, मतलब ऐसे तो दूसरे भेद में भी आ ही जाएगा, तीसरे में भी आ ही जाएगा, बट चौथे में तो एक्चुअल अनंत अनंत है ही। अनंत अनंत, अनंत को अनंत से अनंत बार गुणा करने पर ही चौथा भेद आ रहा है। हाँ सर, ठीक है सर। विनीता जी। हाँ, जय जिनेंद्र। जैसे इसमें अपने कहते हैं ना कि निगोद के जीव 8वें अनंत जितने, सिद्ध सिद्ध 8वें अनंत जितने, तो जैसे ये 8वां जो अनंत है वो तो फिक्स नहीं है, मतलब इसमें सभी में मतलब जगन्य और उत्कृष्ट फिक्स है और मध्यम फिक्स नहीं है। तो इसमें बिल्कुल कितना डिफरेंस आ जाएगा, जैसे वो भी अपने बता सकते हैं क्या, स्टार्टिंग बिल्कुल पॉइंट? अनंत गुना डिफरेंस आ जाएगा। अनंत के भेदों में अनंत गुना डिफरेंस आएगा और असंख्य के भेदों में असंख्य गुना डिफरेंस आएगा। हाँ, क्योंकि हाँ ठीक है। और तो है ना, यहाँ आपने ये भी एक बार मतलब कैलकुलेशन है कि आपने इसमें आगम्य की, जैसे तेयुकाय के जीव वायुकाय के असंख्य असंख्य ही कहते हैं, तो ये मध्यम असंख्य युक्त है या परित है या उत्कृष्ट, वो हाँ, भी ये बात है ना, एक्चुअली आवलिका का जैसे मैंने बताया ना कि असंख्य का चौथा फोर्थ। भेद इक्वल टू हाँ आवलिका, हाँ, वैसे ही राइट। अन्य कैलकुलेशंस भी कि कौन सी चीज असंख्य के कौन से भेद में आती, ये भी उल्लेखित तो है, पर मेरे हाँ, अभी ध्यान में नहीं है। आप अगर अच्छा आगमों में खोजेंगे तो आपको ये भी प्राय काफी चीजें इसमें मिल जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि फिर वो एक मन में भावना भी आती है ना कि अरे अपने एक बूंद पानी में असंख्य ही है, तो ये इस कैलकुलेशन से और ज्यादा अलर्टनेस आता है। अब आप जब भी है ना कहीं पे हाँ असंख्य शब्द पढ़े, अनंत शब्द पढ़े, तो ये हाँ दिमाग में बिठाने की प्रयास करें कि ये अनंत के कौन से भेद में आता होगा, ये हाँ असंख्य हाँ के कौन से भेद में आता होगा, ये भी साथ में ढूंढने का प्रयास करें, इमेजिन करने का प्रयास करें, हाँ हाँ तो हाँ उससे हाँ हमारी क्लियरिटी और बढ़ेगी। हाँ हाँ, वही पानी तेयु का ऐसे एक जिज्ञासा हो रही है कि कौन सा असंख्य ही है। वही मैं पूछ रही थी कि जैसे जिज्ञासा हो रही थी कि कौन सा है, ऐसे हाँ, भी ये असंख्य इसमें है ही। ना काफी चीजों की जानकारी तो है, लेकिन मेरे पढ़ने में नहीं आई हाँ है, हाँ, बट नहीं नहीं, इतना मैंने सुना हुआ है कि है काफी कुछ आगमों में कहीं ना कहीं है उल्लेखित, हाँ बट पर अब बात अभी फिलहाल मेरे ध्यान में नहीं है। सही, तो भी असंख्य ही की बात तो आ ही गई, असंख्य ही की मतलब इतना असंख्य ही। ठीक है, कृतज्ञ उसमें। चलिए, तो जिज्ञासाएं एक बार हो गई है और समय भी ऑलमोस्ट हो गया है, 2-3 मिनट और है, और किसी के अगर कोई प्रश्न हो इससे संबंधित। देखिए पहले हमने डाला पाला का जो थोकड़ा किया था ना, वो भी ऐसे सिंपल है, बात जो भी आ रही बहुत क्लियरिटी से बता दी गई है, हालांकि इसको इमेजिन करना थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि वो जो बार बार उसकी साइज बढ़ती है ना अवस्थित पाले की, वही सबसे खतरनाक चीज है। बाकी जगह इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब वो शलाका महाशलाका में तो क्या वही साइज है, तो चलो ठीक है, समझ में आता है, उतने सरसों के दाने। अब उसमें कैसे इमेजिन करें, एक एक दाने में एक एक द्वीप समुद्र, उसमें भी उनकी संख्या डबल हो रही है, मतलब 4 का 8, 16 और आगे जाके तो कितने करोड़ों करोड़ों योजन एक साथ बढ़ जाएंगे, करोड़ों लाखों योजन मतलब एक साथ बढ़ेगा। तो फिर उसमें है ना वो एक इमेजिनेशन थोड़ा सा टफ जरूर लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इस डाला पाला का थोकड़ा करते करते ना कभी हमारा दिमाग भी घूम सकता है,
लेकिन इसको अगर हम श्रद्धा से समझेंगे ना, भगवान की वाणी को बस एज इट इज उतारने का प्रयास करेंगे, तो ये बहुत आसान बन सकती है। तो आज आपने सबने संख्य, असंख्य और अनंत के बारे में कुछ समझा, और मैंने अपनी तरफ से बताने का जितना मेरा ज्ञान था उसके अनुसार प्रयास किया। कहीं कोई बात बताने में कोई त्रुटि रह गई हो, जैसे अनीता जी ने पहले बताया था कि वो जो शिखा है ना उसकी साइज है 8 योजन, तो हो सकता है वो शिखा की साइज हो, बट मैं अभी उस पर श्योर नहीं कहूंगा। मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से मैंने बता दिया। कोई बात अगर आगम के विरुद्ध कहने में आ गई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं, और मैं यही कहना चाहूंगा कि आगे भी आप जो इस संदर्भ में जानने का, सीखने का, समझने का प्रयास करें, यही प्रयास रखें कि भाई जो सत्य है, जो सही है, बस हम उस चीज को ही पकड़ें, और जो केवल ज्ञानियों ने जाना, कहा, उसमें हो सकता है बताने में, समझने में कहीं कोई चूक हो भी रही हो, तब भी हम जो सत्य है बस उसको माने। बट इतना तो समझ में आ रहा है कि इसकी कैलकुलेशन कितनी बड़ी होती है, ये इमेजिनेशन तो हम एटलीस्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और मिच्छा हैंड रेज है, एक बार मिच्छा वो सब कवर करने के मिच्छामी बाद दुक्कड़म एक सर, क्वेश्चन। एक मिनट, बीच में मिच्छामी कोई भी दुक्कड़म नहीं सर। बोलेंगे। सुनिए मेरी बात, बीच में कोई ना बोले, जिन्हें बोलना है हैंड रेज करके ही बोलेंगे। तो सबसे पहले कमलेश जी। हाँ, बहुत बहुत कृतिगौतमी सर। एक ये जैसे सिर्फ सुना था, ये असंख्य सब सुना था, तो आज एक थोड़ा आइडिया आ गया, एक 30-40% आइडिया आ गया कि भाई चलो क्या होता है क्या नहीं होता, इतना तो पता चल गया अभी। अब एक और रिवीजन करना हो तो ये जैसे जीव अजीव बुक है या फिर कोई बुक में इसका थोड़ा सा और रिवीजन करना हो तो कहाँ मिल सकता है ये पहले? अनुयोग द्वार आगम है हमारा, ओके। जैन विश्व भारती का पब्लिश्ड आगम है अनुयोग द्वार, अनुयोग द्वार। मैं किताब दिखा देता हूं आपको। हाँ 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 हाँ, ठीक है, इसके ना 11वें अध्ययन में है ये बातें, 11th चैप्टर में। ठीक है। वही एक बार और थोड़ा आधा वही 30-40% तो समझ में आ गया, एक बार और रिवीजन करेंगे तो शायद और 60-70% आ जाएगा, तो अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चंदा जी, चंद्रा जी सेठिया। जय जिनेन्द्र सर। आप इतना अच्छा करवा रहे थे और तो बीच में कुछ बोल रहे, तो मेरे को लगा कि सर आप ही करवा दें तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं बीच में बोली, उसके लिए मैं क्षमा नहीं नहीं, चाहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, कामिनी जी। तो जो असंख्य का 9th वाला जो भेद है ना, उत्कृष्ट असंख्य असंख्य, उसकी वैल्यू क्या है? मतलब जैसे उसकी 7th की वैल्यू, तो z सेवंथ रेज टू की z है, वैल्यू से जो संख्या आती है ना उसमें से एक कम कर देंगे, मतलब सेवंथ की पावर सेवंथ में एक कम करने से वो वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या मतलब अगर होता है, 7। सातवीं वैल्यू क्या है, जगन्य असंख्य असंख्य, उसमें जो संख्या आ रही ना उसको उससे उतनी बार गुणा करने से तो हमें मिलेगा जगन्य परीत अनंत, और उसमें से एक कम करते ही उत्कृष्ट असंख्य असंख्य आ जाएगा, नवा भेद। अच्छा, जैसे 7th अगर हमने z रेज टू z किया है तो z रेज टू z -1। यस। ओके, थैंक यू सर। प्रकाश जी। प्रकाश जी घोड़ावत। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, मैं हाँ बोलिए विद्या बोलिए। बोल रही हूँ इनके फोन से। सर मेरा प्रश्न है कि जम्बू द्वीप जैसे बहुत सारे हैं ना, कितने हमें पता चल सकता है? कहीं है इसकी गणना? देखिए, जम्बू द्वीप तो मूल एक ही है, बाकी आगे जो द्वीप आएंगे उनमें से किसी का नाम जम्बू द्वीप आता है। ऐसे कई कई का संख्या नहीं पता कितने के नाम आते हैं, बट ऐसे है ना, जम्बू द्वीप से लेकर के आगे सारा सीरियल वही वापस रिपीट हो जाता है। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, दातकी खंड, ऐसे जो भी सीरियल है ना वही नाम खाली रिपीट हो रहे हैं, बट वो साइज अलग होगी। ये 1 लाख योजन वाला है तो वो और तो कितना ही बड़ा मनुष्य, होगा। और मनुष्य भी खाली यही जम्बू द्वीप में, आगे वालों में मनुष्य नहीं है ना? नहीं नहीं, वो खाली नाम का जम्बू द्वीप है, बाकी तो वही कैलकुलेशन होगी। मतलब वो तो बहुत दूर है, वहां पर मनुष्य क्या देवता भी नहीं जाते हैं। ओके, थैंक यू, कृतज्ञ। अनीता जी। सर जो चीज अभी तक नहीं समझ में आ रही थी, कई चीज ऐसी वो आपने बहुत अच्छे से समझाई, वो बस पद्म वेदिका का एक बार दिमाग में था, पड़ा हुआ था इसलिए बोले। और मिच्छामी दुक्कड़म सर बहुत ही अच्छा समझाया आपने, बहुत ही अच्छा समझाया। ठीक है, उर्मिला जी। यस सर। ये श्लाघ, ये अपन वासुदेव, प्रतिवासुदेव, तीर्थंकर के लिए वो यूज करते हैं, श्लाघा पुरुष, प्रतिश्लाघा, महाश्लाघा, तो वो किस आधार पे करते हैं?
ये तो खाली नाम रखे हमने पल्लियों के, ये सब काल्पनिक है, उपमित है, ये उपमा है। न तो हमारे पास उतने सरसों के दाने हैं, न हम वैसा एक्चुअली एक एक द्वीप समुद्र में दाने डाल सकते हैं। या उपमा में भी ये कहा कि भाई कोई देवता डाले, हम तो डाल भी, हमारी तो क्या औकात है हम डाल सके, हम तो अढ़ाई द्वीप के बाहर जा भी नहीं सकते हैं। बट ये खाली कल्पना है, तो ये नाम भी ऐसे कल्पना से ही रखे जाते हैं। अब आगमों में जो ओरिजिनल नाम है वही मैंने भी वहां उल्लेख कर दिया, आप इसकी जगह XYZ बोल दो भले। थैंक यू। विनीता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। अपने जैसे असंख्य ही द्वीप समुद्र की गणना आती है। आधा रज्जु तो स्वयंभू रमण समुद्र, आधा रज्जु में ही असंख्य ही द्वीप समुद्र है। तो ये असंख्य जो द्वीप समुद्र है, इनकी गणना का वो पैरामीटर अपने को अभी जो किए, ये संख्य असंख्य वाले में 9 संख्या में, वो भी कोई ध्यान है क्या इसका? नहीं, मेरे ध्यान में तो नहीं है, बट ये एक अच्छा रिसर्च का विषय, आप रिसर्च कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं किताबों में ये बात अच्छा, भी मिल जाएगी। कहीं कहीं जैसे ये जैसे कहीं पढ़ने में ऐसे ध्यान आया था कि 25 कोटा कोटि पल्योपम में जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्र है। ये क्या हो सकता है, ये भी कोई कैलकुलेशन है, क्योंकि करोड़ा करोड़ी सागर में भी असंख्य ही होते हैं ना एक्चुअल तो। हाँ हाँ एक हाँ करोड़ा हाँ, करोड़ी सागर में भी असंख्य समय होते हैं। राइट। तो हाँ, 25 का हो सकता है ऐसा कुछ कैलकुलेशन हो, बट ये मेरे कैलकुलेशन। ध्यान में नहीं है। बट आप खोज कर सकते हैं, मिल जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ समाधान भी मिलेगा। अब जब इतना आपने समझ लिया ना, हाँ तो हाँ इसको हाँ, आप होमवर्क समझे। अब तरह तरह की चीजों के आप खोज करेंगे, सही। असंख्य के कौन सी चीज कौन से भेद में आते हैं। हाँ, और अभी जैसे आपने फरमाया कि असंख्य, जैसे किसी ने पूछा ना जम्बूद्वीप कितने हैं, तो जम्बूद्वीप में भी यही करना आती है ना कि असंख्य, जम्बूद्वीप नाम के असंख्य ही द्वीप हैं। पर वहां कहते हैं ना, चंद्र सूर्य की राजधानियां असंख्य ही जम्बूद्वीप पर है, तो असंख्य ही जम्बूद्वीप के पार तो देव जा सकते हैं ना। अभी आपने फरमाया कि वहां देव भी नहीं जा सकते, शायद नहीं, मेरे सुनने में। प्राय नहीं जाते, मैंने ये कहा। अच्छा अच्छा देवता अच्छा, भी है ना, नंदीश्वर द्वीप के बाहर प्राय नहीं जाते हैं, मतलब अच्छा उनको अच्छा, वहां हाँ। जाने का कोई मतलब उचित, वो उनको उपयोगी नहीं लगता, वहां कौन जाए ऐसा। नहीं, उनकी राजधानी है ना चंद्र सूर्य के असंख्यात में द्वीप समुद्र में, जैसे बताते हैं कि वहां बट ऐसा राजधानी है। कहते हैं कि देवता है ना मोस्टली नंदीश्वर द्वीप तक ही जाते हाँ, हैं नंदीश्वर द्वीप का तो मोस्टली। बहुत सुना हुआ है, महोत्सव, अठाई नंदीश्वर तो क्या महोत्सव। 15 नंबर पे आ जाता है ना, 7 हाँ समुद्र के पार ही है। हाँ 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 हाँ, ये तो सुना हुआ है, 28 महोत्सव मनाते हैं वहां पे, कृतज्ञ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको जय जिनेन्द्र।